Hello everyone. Welcome back to SBL English classes with Manoj sir. Today we are going to learn some important idioms and phrases that are very useful for exam. So let's start our video. तो बच्चों यहाँ देखें आप, आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट idioms और phrases को लिया है। इस तरीके के जो है मैं 3 पार्ट में वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि एक पार्ट में केवल 10 idioms को रखा है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो सके। इसके बाद दूसरा और तीसरा पार्ट और मैं इसका बनाऊंगा। इस वीडियो में आपको जो इडियम होगा उसका हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग और इसके साथ साथ उसका हिंदी से अंग्रेजी एक एग्जाम्पल भी मिलेगा। लेकिन प्यारे बच्चों, आपको ये बात याद रखनी है कि एग्ज़ाम में जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाता हूँ उस तरीके से नहीं आता है। ये तो केवल एक याद करने का या लर्न करने का तरीका है। एग्ज़ाम में जो आता है वो MCQs बेस्ड आता है। तो आपको एग्ज़ाम में कैसे करना है, मैं उसको अभी एक पिछले साल का या अभी किताब में कोई मॉडल दिया हुआ होगा, मैं उसको अभी दिखाता हूँ करके। चलिए पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि एग्ज़ाम में कैसे आता है। तो देखो बच्चों, ये 2022 का पेपर है हमारा। तो पेपर में इस तरीके से आता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वो कहते हैं एक सही ऑप्शन को चुनिए निम्नलिखित क्वेश्चनों का आंसर देने के लिए। तो यहाँ पर आप समझेंगे कि हमारे पास इस तरीके से दिया हुआ होगा अपना इडियम और फ्रेज, और उसके 4 इस तरीके से हमारे आंसर होंगे। हमें एक करेक्ट आंसर को चुनना होता है। किस तरीके से चुनना है अब आप देखें। सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि हमें अपने इडियम का हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ही उसका मतलब पता होना चाहिए। यही एक आसान तरीका है। क्या कहता है हमारा पहला, द फ्रेज एट अ स्ट्रेच मीन्स। तो एट अ स्ट्रेच मीन्स बताना है, इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है। एट अ स्ट्रेच का मतलब होता है लगातार या बिना रुके। अब हम चारों ऑप्शन को स्टडी करते हैं। पहला है स्लोली, इसका मतलब होता है धीरे धीरे। कंटिन्यूसली, लगातार। वेरी फास्ट, इसका मतलब हो गया बहुत तेज। और रैपिडली का मतलब तेजी से। ठीक है, अब यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो तेज एट अ स्ट्रेच लगातार होता है, तो कंटिन्यूसली होगा हमारा। ठीक है बच्चों, समझ गए। इस तरीके पेपर में इस तरीके से आता है, आपको करके दिखा दिया मैंने। अब यहाँ पर द फ्रेज ऑन द वेन। ऑन द वेन का मीन्स का मतलब होता है घटता हुआ या घटना, किसी चीज का कम होना। अब यहाँ पर चारों को हम स्टडी करते हैं। इंक्रीजिंग, इसका मतलब वृद्धि होना। डेवलपिंग, विकास होना। डिक्रीजिंग, घटना। स्ट्राइकिंग का मतलब हुआ हमारा प्रहार करना। तो यहाँ पर डिक्रीजिंग हो गया हमारा। ठीक है ना। अब हम अपना तीसरा वाला भी एक नजर डाल लेते हैं। द फ्रेज रन डाउन मीन्स। तो यह रन डाउन का मतलब होता है सेहत में कमी होना, स्वास्थ्य का खराब होना। अब देखें क्या क्या दे रखे हैं ऑप्शन। रनिंग फ्रॉम अ हिल टॉप टू द फुट ऑफ अ हिल। वो कहते हैं ऊपर वाली जो पहाड़ी है उससे नीचे वाली पहाड़ी की ओर दौड़ना। दूसरे में कहते हैं रनिंग फ्रॉम द टॉप फ्लोर टू द ग्राउंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग। इमारत ऊपर वाली मंजिल से नीचे वाली मंजिल की ओर दौड़ना, यानी कि टॉप फ्लोर ऊपर की मंजिल हो गई और ग्राउंड फ्लोर नीचे की मंजिल हो गई। तो ऊपर से, इमारत के ऊपर से नीचे की ओर दौड़ना। टू बी इन अ पुअर हेल्थ, खराब सेहत में होना। टू बी अनेबल टू रन, दौड़ने में असमर्थ होना। अब चारों हो गए। अब रन डाउन का मैंने क्या मतलब बताया था, स्वास्थ्य का खराब होना। तो देखो ये है कि हेल्थ, ये तीसरा वाला सही होगा। अब यहाँ चौथा एक और देख लेते हैं। द फ्रेज पिक होल्स इन मीन्स। पिक होल्स मीन्स का मतलब होता है दोष निकालना, कमी निकालना।
फाइंड फॉल्ट विथ, यह इसका मतलब पहले का ही मतलब है कमी निकालना। टू इंसल्ट समवन, इसका मतलब होगा किसी की बेइज्जती करना। टू अटैक, आक्रमण करना। टू पंचर, पंचर करना, होल छेद वगैरह हो जाते हैं, तुमने देखा होगा साइकिल वगैरह में पंचर हो जाते हैं। अब यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा पहले वाला, दोष निकालना। अब इसी तरीके से इसका अगला देखते हैं हम क्या कह रहा है। द फ्रेज अ बॉर्न ऑफ कंटेंशन मीन्स, इसका मतलब होता है झगड़े की जड़। इसका मतलब इंग्लिश में रीजन ऑफ क्वारल होता है। अब यहाँ पे क्वारलसम, झगड़ालू। अ डिस्टर्बिंग मैन, परेशान करने वाला व्यक्ति। रीजन ऑफ क्वारल, झगड़े का कारण। विद अ रीजन, एक कारण के साथ। तो यहाँ पर रीजन ऑफ क्वारल होगा सही आंसर। ठीक है, समझ आ गया होगा ये भी। अब एक और देख लेते हैं छठा, अ फूल्स पैराडाइज। इसका मतलब थोड़ा गहरा है, आप समझिएगा। फूल्स का मतलब, तो फूल तो मूर्ख को कहते हैं, तो मूर्ख का स्वर्ग, यानी कल्पित भावना, जो मतलब अपने ख्वाबों में, झूठे विश्वासों में, झूठी उम्मीदों में मजा ले लेके जीते हैं कि हाँ भाई हम तो, कोई अपने मन में सोच ले बच्चों ऐसे कि अरे यार हम तो इस दुनिया के राजा हैं, और जबकि वास्तव में वो राजा वाजा कुछ नहीं है, सही में वो कहीं के चपरासी भी नहीं है, पर अपने मन में सोच लिया अरे हम तो राजा हैं। तो ऐसे झूठे विश्वासों के साथ रहना, उनके साथ एंजॉय करना, बस वही फूल्स पैराडाइज होता है। अब देखें, टू लिव इन अ हेवन, स्वर्ग में रहना। टू बी इन द वर्ल्ड ऑफ फूल्स, मूर्खों की दुनिया में होना या रहना। टू लिव इन अ स्टेट ऑफ एंजॉयमेंट बेस्ड ऑन फॉल्स बिलीफ्स और होप्स, वो कहते हैं कि झूठे विश्वासों और उम्मीदों के आधार पे अब जो एंजॉयमेंट है ना, आनंद की जो स्थिति है उसमें रहना। या फिर टू लिव विद फूल्स, मूर्खों के साथ रहना। तो अब आप सोचिएगा, मैंने बताया था ना, झूठे विश्वासों के साथ, झूठी कल्पनाओं के साथ, जो काल्पनिक आनंद होते हैं उनके साथ रहना, बस वही आपका फूल्स पैराडाइज होता है। तो यहाँ तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो ठीक होगा। तो इस तरीके से पेपर में आते हैं एमसीक्यूज बेस्ड। अब हमें याद तो नहीं करने होते, अब इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो आपको अलग से बना के दूंगा। पहले तो सबसे पहला काम होता है पढ़ना और याद करना, फिर उसके बाद अगला जो स्टेप आता है वो प्रिपरेशन का आता है, तैयारी का। तो ये तैयारी के लिए मैं आपको वीडियो अलग से दूंगा, अभी आप याद कीजिए, ये टाइम याद करने का है। तो अपने जो हमने वीडियो तैयारी जो की है आज की, उस बात को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, आपने उसमें तो देख लिया, अब हम देखते हैं कि हमें रियल में कैसे पढ़ना है। तो ये मैं बता दूं आपको कि ये हमारा वीडियो है, इसका ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड और थर्ड पार्ट भी आएगा। एक में मैंने 10 ईडियम्स रखे हैं, 10 ईडियम्स या फ्रेजेस। आपको इस तरीके से 3 वीडियो में 30 मिल जाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि कोई वीडियो भी ऐसा नहीं है जो आपके काम का ना होगा। अंग्रेजी की जान कहलाती है उसकी वोकेबलरी, यानी आपका जो शब्दकोश है, जो शब्द भंडार है, जितना स्ट्रांग होगा आपकी इंग्लिश भी उतनी ही स्ट्रांग होती जाएगी। तो महज आप नंबर पाने के दृष्टिकोण से मत पढ़िएगा, आप अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव कीजिएगा, अच्छे मार्क्स पाने की भी कोशिश कीजिएगा। मैं हर मौके पर आपकी हेल्प करूंगा, समय समय पर आपको ऐसे वीडियो बना के दूंगा जिसमें आपको अच्छे नंबर पाने के साथ साथ आपका इंग्लिश इम्प्रूवमेंट भी हो सके, ऐसा मैं आपसे वादा करता हूं। और मुझे यकीन है कि पूरे यूट्यूब पर ऐसी वीडियो मिलना भी मुश्किल है जो इतनी आसान वीडियो हो। एक वीडियो देख लो, बस मामला कंप्लीट। तो इसी विश्वास के साथ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा पहला ईडियम क्या कहता है। पहला कहता है अ बेड ऑफ रोजेस। इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा बच्चों? आसान कार्य या फूलों की सहज। अगर ऐसे समझ में ना आए तो समझ लीजिए आरामदायक या सुखद स्थिति, ऐसी स्थिति जिसमें आनंद हो। तो इंग्लिश में इसका अर्थ क्या होगा? इंग्लिश में इसका अर्थ होगा कंफर्टेबल एंड इजी वर्क, आरामदायक और आसान कार्य फूलों की सेज कहलाता है। या फिर हम इसे ऐसे कह सकते हैं प्लीजेंट और इजी, सुखद या फिर आसान, सिचुएशन हालात, ऐसे आनंद में या आसान सिचुएशन और लाइफ, या तो जीवन हो सकती है या ऐसी स्थिति हो सकती है जो आनंद में हो या आसान हो।
ऐसी स्थिति को हम कहते हैं अ बेड ऑफ रोजेस। अब मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, आप इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझ लीजिए। सैनिक की नौकरी बहुत आसान या सुखद नहीं होती है। द जॉब ऑफ अ सोल्जर इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। ओके, मैं समझता हूं आपकी समझ में ये आ गया होगा। यहां पर ये अ बेड ऑफ रोजेस हमने देखा, ये यूज हो गया। ठीक है बच्चों, समझ आ गया आपकी, ये यूज हो गया। अब मैं लेता हूं सेकंड नंबर का। क्या कहता है भाई सेकंड नंबर का हमारा? ये कहता है अ बॉर्न ऑफ कंटेंशन। जैसे कि अभी आपने पढ़ा था झगड़े की जड़, तो इसका हिंदी मीनिंग होगा झगड़े की जड़, विवाद का विषय, झगड़े का कारण बनने वाली बात। इंग्लिश में इसे कह देंगे काज ऑफ डिस्प्यूट। ठीक, और बेहद आसान एग्जाम्पल है, दिस हाउस इज अ बॉर्न ऑफ कंटेंशन बिटवीन रमेश एंड सुरेश। तो ये यहाँ से यहाँ तक मैंने अंडरलाइन कर दिया है, ये यहाँ तक ये पूरा हमारा ईडियम है जो इसमें यूज हो गया। देख लिया आपने, ये घर जो है वो रमेश और सुरेश के बीच झगड़े की जड़ है। उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब चारों ऑप्शन में अगर ये ऑप्शन दिखता है आपको काज ऑफ डिस्प्यूट, तो आप फौरन समझ जाना कि अ बॉर्न ऑफ कंटेंशन का सही आंसर होगा ये काज ऑफ डिस्प्यूट। ठीक बच्चों, अब लेते हैं हम अगला। तो हमारा तीसरा है अ ब्लैक शीप। ब्लैक शीप का हिंदी अर्थ होता है बदनाम व्यक्ति या काली भेड़। इंग्लिश में इसे हम कहते हैं अ मीन फेलो। मीन का मतलब नीच, बदनाम, ऐसे समझ लीजिए आप। अब इसका एग्जाम्पल रहेगा हर राजनीतिक दल में एक बदनाम व्यक्ति होता है। पर ये हम नहीं कह रहा, हमें तो सेंटेंस को समझाने के लिए ऐसा सेंटेंस बनाना पड़ा है। ये कोई जरूरी नहीं है कि हर राजनीतिक दल में ऐसा हो, लेकिन हाँ आमतौर पे सुनने में आता है कि इसने ऐसा घोटाला कर दिया, इसने ऐसा घोटाला कर दिया। तो ऐसे बदनाम व्यक्ति भी होते हैं, पर किसी को बदनाम करना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमें तो केवल एक एग्जाम्पल देना है बस बच्चे को समझाने के लिए। तो देखिए, एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज़ अ ब्लैक शीप। कितना आसान है, एवरी पॉलिटिकल पार्टी याद रखना आप, बस वर्ब आपको हैज रखनी है ना, तो ब्लैक शीप तो आपके सामने है ही। तो यहाँ पर या यहाँ पे एक आसान और कर सकते हैं, एवरी फैमिली कर लीजिएगा, एवरी फैमिली हैज अ ब्लैक शीप। हर घर में एक बदनाम व्यक्ति होता है। तो ऐसा भी देखा गया है कि ज्यादातर घर में एक न एक ऐसा पैदा होता है जो घर वालों को परेशान जरूर करता है। तो ऐसे व्यक्तियों को भी हम ब्लैक शीप कहते हैं। ठीक है ना। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम अपना चौथा। क्या कहता है हमारा चौथा इडियम? अ फेयर वेदर फ्रेंड, मतलब सुख का साथी। वेदर मौसम होता है, फेयर माने अच्छा होता है। ठीक है, मतलब सुख का साथी या मतलबी दोस्त या स्वार्थी मित्र, कुछ भी कह सकते हैं। कंपेनियन ऑफ गुड टाइम्स, ये इंग्लिश में इसका अर्थ हो गया। अब इसका देखिए कितना छोटा और अच्छा एग्जाम्पल लिया है मैंने, वह केवल अच्छे समय का साथी है। तो ही इज अ फेयर वेदर फ्रेंड। कितना इजी है, वैसे समझ में आ गया। आप थोड़ा थोड़ा याद करो, थोड़ा थोड़ा, रोजाना के 2 3 4, फिर 1 महीने में आप देखना आपकी स्टडी का क्या असर होता है। इंग्लिश आप सीखने के साथ साथ मार्क्स बहुत अच्छे पाएंगे। और देखो बच्चों, एक बात बताते में मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मैं देखता हूं कि जिस तरीके से मुझे कमेंट मिलते हैं या जिस तरीके से वीडियो का रेस्पॉन्स आता है, लाइक्स और व्यूज का, दिन प्रतिदिन हमारा चैनल यूपी बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड की जो क्लासेज हैं 10th और 12th वाली, उसमें दिन प्रतिदिन विश्वसनीय होता जा रहा है। देखने वाले हमारे वीडियो में इतना विश्वास करने लगे हैं कि हमारा कंटेंट, या हम ऐसे कहें कि हमारा कंटेंट ऐसा है कि लोगों के दिल को छूता है। अब तो मुझे भी यकीन होने लगा है थोड़ा थोड़ा कि मेरा पढ़ाने का तरीका इतना सही है या मैं इतने सही रास्ते पर हूँ कि बच्चों को फ़ायदा मिल रहा है। और अगर ऐसे ही ईश्वर ने चाहा मैं वीडियो बनाता रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि एक दिन आप खुद ही मुझसे कहोगे कि सर मैंने आपके चैनल से पढ़ा था और आज मैं इस लायक हो गया हूँ। ये किसी भी तरीके से लायकी का मतलब ये है कि अच्छे नंबर आ जाएं, पढ़ के किसी के काम इंग्लिश में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो जाए, ये सारी बातें हो सकती हैं।
चलिए ये हम किसी और वीडियो में भी बात कर लेंगे, लेकिन आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो नए लोग जुड़ रहे हैं वो तो चैनल को आप जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिए, ये चैनल आपके बहुत काम के होने वाला है। चलिए बच्चों अगला देखते हैं हमारा, ये हमने बता दिया आपको चौथा। अब पांचवा देखते हैं, अ डार्क हॉर्स। क्या कहता है डार्क हॉर्स का मतलब क्या होता है? छिपा रुस्तम, ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हों लेकिन वह अचानक अच्छा प्रदर्शन करके सबको चौंका दे। यानी कि हमारे बीच में एक ऐसा व्यक्ति हो जिसकी जानकारी हमें हो ही नहीं कि वो कितना काबिल है, पर उसमें काबिलियत ज्यादा हो और ऐसा रहता हो जैसे आम होता है, आम शख्स, कोई खास कोई मामूली सा व्यक्ति, लेकिन किसी काम में उसने जब अपना ऐसा अच्छा प्रदर्शन करा तो अरे भाई तुम तो छिपे रुस्तम निकले, यानी कि तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत थी हमें नहीं पता चली। तो ऐसे अर्थ में हम अ डार्क हॉर्स का प्रयोग करते हैं। मीनिंग इंग्लिश में होगा अ मैन विद हिडन एबिलिटीज, छुपी हुई काबिलियतों वाला व्यक्ति। वह प्रतियोगिता में अप्रत्याशित रूप से अच्छा प्रदर्शन करने वाला व्यक्ति है। तो ही इज अ डार्क हॉर्स इन द कंपटीशन। ओके, समझ में आ गया। अब मैंने एक और इसे अच्छे से थोड़ा सा क्लियर करने के लिए एक और बना लिया था ताकि बच्चों को अच्छे से समझ आ जाए। फ्रेम का भी तो चक्कर है इसे समझाने के लिए। हाँ भाई, अब यहाँ देखें, कृष्णा कक्षा में प्रथम आया, ठीक, वह छिपा रुस्तम निकला, यानी फर्स्ट आ गया, किसी को उम्मीद नहीं थी लेकिन वो आ गया। कृष्णा स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, कितना आसान सेंटेंस है। और वह छुपा रुस्तम निकला, ही टर्न आउट का मतलब होता है निकला। अ डार्क हॉर्स, वह एक छुपा रुस्तम निकला। चलिए बच्चों अब लेते हैं हम छठा सेंटेंस अपना। छठा है हमारा अ फूल्स पैराडाइज। अब देखिए बच्चों, फूल्स पैराडाइज का मतलब होता है मूर्ख का स्वर्ग, कल्पित भावना या गलत फहमी में खुश रहना। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो मनी मन में अपनी कल्पनाएं में खुश रहते हैं, अपने आप को समझते कुछ हैं और होते वो कुछ और हैं। तो ऐसे तरीके के जो हमारी भावना होती है हम उसे कहते हैं फूल्स पैराडाइज। आप इसका देखिएगा, इंग्लिश में अर्थ होता है उटोपिया। उटोपिया एक बुक है जिसमें सिर्फ कल्पनाओं के आधार पर आनंद में कहानियां लिखी गई हैं। एन इमेजिनरी परफेक्ट प्लेस और सोसाइटी, यानी कि जो काल्पनिक पूर्णता है, ऐसे समझ लो कि जो काल्पनिक आनंद हो सकता है या हम अपना एक आनंद में प्लेस बना लें मनी मन में। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझिए कि मैं बैठे बैठे खुद को देश का प्रधानमंत्री समझ लूं और वास्तव में मैं चपरासी भी नहीं हूं। तो ऐसी भावना ही हमारी फूल्स पैराडाइज कहलाती है। समझ गए? वो पूरी तरीके से इमेजिनरी होती है, काल्पनिक होती है। अब यहाँ पर देखिए, इसको मैंने बहुत आसान शब्दों में बताया है। वह झूठी खुशी में जी रहा है। तो ये झूठी खुशी क्या है? फूल्स पैराडाइज है। ठीक, समझ आ गई होगी अब बात। कुछ का मामला ऐसा है कि ईडियम्स हैं, जो शब्द हैं उनका अर्थ तो निकलता नहीं है बच्चों, उन्हें समझाना यूं और कठिन हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, फूल्स का मतलब होता है, फूल का मतलब होता है मूर्ख और पैराडाइज का मतलब जन्नत, यानी एक मूर्ख की जन्नत। अब मूर्ख की जन्नत का मतलब समझ जाओ क्या मतलब है, सिर्फ कल्पनाओं में खुशी रहती है उसकी। तो यहाँ झूठी खुशियों के सहारे जीने वाले जितने भी व्यक्ति हैं वो फूल्स पैराडाइज कहलाएंगे। वह झूठी खुशी में जी रहा है, तो ही इज लिविंग, वो जी रहा है इन अ फूल्स पैराडाइज। ठीक, समझ में आ गया होगा अब तो। चलो भाई सातवां देख लेते हैं, अ मैन ऑफ लेटर्स। इसका मतलब होता है प्रसिद्ध या मशहूर लेखक, प्रख्यात लेखक किसी भी कह सकते हैं, जो अपने देश के साथ साथ विदेशों में भी मशहूर हो। तो इसका एग्जाम्पल तो और भी अच्छा है। मीनिंग इन इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश में इसका मीनिंग क्या होगा? अ फेमस राइटर। यहाँ पर अपना एग्जाम्पल देख लीजिए, पंडित नेहरू एक प्रख्यात लेखक थे। पंडित नेहरू वॉज अ मैन ऑफ लेटर्स। यहाँ पर ये देखिएगा, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। बच्चों को तो दिखाई दिया ही नहीं सातवां वाला। अच्छा अब दिख जाएगा, देखो बेटे यहाँ देख लो एक बार और, पंडित नेहरू वॉज अ मैन ऑफ लेटर। तो ये अ मैन ऑफ लेटर्स का मतलब है प्रख्यात या मशहूर लेखक। पंडित नेहरू एक मशहूर या प्रख्यात लेखक थे। अब लेते हैं हम आठवां।
क्या कहता है? अ रेड लेटर डे। रेड लेटर डे का मतलब होता है स्वर्णिम दिवस या एक महत्वपूर्ण दिन जो भुलाया ना जा सके। इंग्लिश में मीनिंग होगा आपका इम्पोर्टेंट डे। 26 जनवरी 1950 हमारे देश के इतिहास में एक स्वर्णिम दिवस है। ये एग्जाम्पल है हमारा। तो सभी जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान था वो लागू हुआ था, और इससे पहले अंग्रेजों का राज था, उन्हीं के नियम कायदे कानून थे। हमारा अपना कोई कानूनी किताब नहीं थी या हमारे अपने कानून नहीं थे। यहाँ से हमारे कानून लागू हुए। अब बच्चों, ऐसा बड़ा दिन था, इसे कौन भुला सकता भला? तो इसे मैंने इस तरीके से अपने सेंटेंस में लिया है, 26 जनवरी 1950 इज अ रेड लेटर डे। यहाँ देख लीजिए आप, रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश के इतिहास में जो है 1950, 26 जनवरी 1950 एक स्वर्णिम दिवस है या एक महत्वपूर्ण दिवस है। 8 के बाद अब बच्चों हम अगला लेते हैं अपना 9वां। ये रहा हमारा 9वां ईडियम। क्या है? अ वाइट एलिफेंट। इसका मतलब होता है हिंदी में महंगी लेकिन बेकार चीज। ठीक है। इंग्लिश में इसका मतलब होता है समथिंग विद लेस यूटिलिटी बट कॉस्टली टू मेंटेन। वो कहते हैं कुछ ऐसा जिसकी उपयोगिता कम हो लेकिन महंगा हो, बनाए रखना उसको महंगा पड़े हमें। तो ऐसी कंडीशन में हम अ वाइट एलिफेंट शब्द का प्रयोग करते हैं। महंगा तो होगा पर बेकार होगा, इस्तेमाल में आएगा ही ना ढंग से, या बेकार की चीज होती है ऐसी। यहां पर मैंने एग्जाम्पल लिया है, देखें जरा। नई इमारत सरकार के लिए एक महंगी लेकिन बेकार चीज बन गई है। सरकार ने कोई इमारत बनाई है बड़ी महंगी, लेकिन उसका काम कुछ नहीं है, ऐसी खड़ी है, ऐसी पड़ी है। तो ऐसी चीजें जो हैं वो व्हाइट एलिफेंट कहलाती हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश में देखें, द न्यू बिल्डिंग हैज बिकम अ व्हाइट एलिफेंट फॉर द गवर्नमेंट। तो अब व्हाइट एलिफेंट यहाँ यूज हो गया है। यहाँ हिंदी और इंग्लिश अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि नई बिल्डिंग जो है वो सरकार के लिए एक सफेद हाथी अर्थात महंगी और बेकार चीज बन गई है। ठीक है ना? सफेद हाथी मत कीजिएगा, व्हाइट एलिफेंट मतलब समझिए महंगा है लेकिन बेकार है। अब लेते हैं हम अपना 10वां और आखिरी ईडियम। क्या कहता हमारा 10वां और आखिरी ईडियम? एप्पल ऑफ वन साई। किसी की आंख का तारा होना या आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा व्यक्ति, इंग्लिश में हम इसे कहेंगे वेरी डियर। ठीक है ना? जब हमें कोई बहुत प्यारा होता है तो हम उसे अंग्रेजी में कहते हैं एप्पल ऑफ वन साई। किसी की आंख का तारा होना। आंख का तारा का मतलब आप समझ जाओ कि वो व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा प्यारा है। अब इंग्लिश में तो इसका मीनिंग देख करके कोई भी समझ जाएगा, वेरी डियर वैसे ही बहुत आसान है। अब मैंने यहाँ सेंटेंस लिया है, ये इसे और इजी कर देगा। उसकी बेटी उसकी आंखों का तारा है। हिज डॉटर इज द एप्पल ऑफ हिज आई। तो देखिएगा, उसकी बेटी उसकी आंखों का तारा है। अब समझ जाओ उसे बहुत प्यारी है। आंखों का तारा का मतलब ये होता है। तो यहाँ बच्चों आपने देखा कि हमारे 10 के 10 इडियम्स कंप्लीट हो गए। अब दूसरे पार्ट में मैं 10 और लेके आऊंगा, फिर तीसरा पार्ट और बनाऊंगा 10, यानी 10-10 करके मैं आपको 30 दूंगा। इतने एक हफ्ते के अंदर अंदर आप इन्हें ये अच्छे से याद कर लीजिएगा। और बेटे, बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और आपने देख लिया वीडियो में मैंने हर तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। हर तरीके से आपको मैंने बताया है, इसका हिंदी मीनिंग भी, इंग्लिश मीनिंग भी, एग्जाम्पल हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए हैं। तो अगर आपको लगता है कि वाकई वीडियो कुछ खास है और बच्चों के लिए काफ़ी यूज़फुल है, तो प्लीज़ आप डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।